starting, please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो, मैं मुकुल बहन आपको 12th फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर समझाने आया हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए हमको फिजिक्स के अंदर 3 लॉज को ध्यान से पढ़ना है। नंबर 1, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, एंड सेकंड वन इज रदरफोर्ड अल्फा स्केटिंग मॉडल, एंड थर्ड वन इज बोहर मॉडल। सबसे पहले ले रहे हैं अपन थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, एटम स्ट्रक्चर क्या होगा? एक सॉलिड पॉजिटिव स्फीयर की टर्म में होगा। एक सॉलिड पॉजिटिव स्फीयर की टर्म में होगा। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इस तरह से स्प्रेड माने गए हैं जैसे वाटरमेलन में सीड्स। जैसे तरबूज में बीज कहां है पता नहीं, ठीक ऐसे इस मॉडल के हिसाब से ये एक पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज इस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं जैसे तरबूज में बीज, वाटरमेलन में सीड्स। ये दिया इसने पहला मॉडल। इस मॉडल से हमें क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है? नंबर 1, स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर। सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज स्फीयर जो स्प्रेड हो रहे हैं इन स्फीयर लाइक द सीड्स ऑफ वाटरमेलन। एंड थर्ड वन इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज जितने पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है उतने ही नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है, तो टोटल चार्ज एटम के पास 0 हो गया। सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और साइज ऑफ एटम इसने बताया अप्रॉक्स 10⁻⁻10 मीटर रेंज का होगा। अब रदरफोर्ड ने इसमें क्या काम किया? रदरफोर्ड ने एक एटम लिया और उस एटम पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्ड कराया। अगर किसी पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया और ये स्फीयर यदि सॉलिड होता तो इन अल्फा पार्टिकल को इस एटम से कोलाइड करने के बाद बाउंस बैक होकर लौट जाना चाहिए था। बट जैसे ही उसने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया उसने देखा मेजॉरिटी पार्टिकल्स इसको पेनिट्रेट करके आर पार निकल गए। दैट मींस इस एटम का मेजॉरिटी पार्ट होलो है। अगर सॉलिड होता तो ये अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक होकर लौट आने चाहिए थे, पर ये सीधे निकल गए। इसका मतलब एटम इस सॉलिड स्फीयर ना होकर एक होलो स्फीयर है। दूसरी बात ध्यान से देखें, जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया तो अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे यूं पास आया ये आउटसाइड डेविएट हो गया, बाहर की तरफ डेविएट हो गया, और जितना पास से निकल रहा है उतना ज्यादा डेविएट हो रहा है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ही रिपेल कर सकता है, और रिपेल करेगा तभी तो वो आउटसाइड जाएगा, और ये आउटसाइड जा रहा है इसका मतलब इसको कोई रिपेल कर रहा है। और अगर रिपेल कर रहा है इसका मतलब यहां पर एक छोटे से पार्ट के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने क्या रिजल्ट निकाला? नंबर 1, एटम एक होलो स्फीयर है। नंबर 2, इस एटम के सेंटर पर एक बहुत छोटे से भाग के अंदर पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिपेल होकर बाहर गया। इस छोटे से पार्ट को हमने बोला न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस छोटे से पार्ट में कैसे पता चला? उसने अप्रोक्स 8000 अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कराए और उन 8000 में से केवल एक ही अल्फा पार्टिकल लौटकर वापस आया। इसका मतलब अगर हम एटम के साइज को 8000 फीट का मान ले तो न्यूक्लियस ओनली 8 फीट का होगा, 1 फीट का होगा। इसका मतलब ये न्यूक्लियस बहुत छोटे से भाग में कंसंट्रेट है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारा एटम सॉलिड स्फीयर नहीं है, होलो स्फेरिकल इन शेप। सेकंड बात, इसके सेंटर पर सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, पर अभी भी ये पता नहीं चला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं है। पर इसने पहले ही कह दिया कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इसके पास कहां है? तो रदरफोर्ड ने कह दिया कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट रेडियस। तो ये रदरफोर्ड से हमें पता चला। हाँ देखिए, अब जैसे अपन ने रदरफोर्ड पढ़ा था, अब रदरफोर्ड से अपन क्या निकाल सकते हैं? न्यूक्लियस की रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल मेरे पास था, ये अल्फा पार्टिकल मैंने यहां बम्बार्ड कराया। ये अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और मैंने इसको
v स्पीड से इस पर किया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी इस वक्त है हाफ mv स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी है। पर जैसे ही ये न्यूक्लियस के पास में आ रहा है, न्यूक्लियस ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस अल्फा पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो अल्फा की कंटिन्यूअस वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मींस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बट एनर्जी इज कंजर्व। और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं बनेगी, क्रिएट होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पर जब बम्बार्डमेंट कराया जाता है एटम पर, तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है, और जैसे जैसे ये पास आता जाएगा काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, और एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये इतना रिपेल कर देगा, इतना फोर्स लगा देगा कि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मींस सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको अपन बोलते हैं यहां पर मिनिमम अप्रोच, कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने पास तक आ सकता है, ये अप्रोक्स रेडियस के इक्वल होती है, तो मिनिमम अप्रोच को अपन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी लेते हैं। देखिए कैसे निकाले, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कन्वर्टिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये हो गया इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, ये R मिनिमम अप्रोच, R नॉट इज 4kZe स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। यहां पर मैंने R नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करी, यहां पर जो K आ रहा था, इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने यहाँ K की वैल्यू ली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो द मिनिमम अप्रोच R नॉट इज इक्वल टू Ze स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मिनिमम अप्रोच। ये हम किसी भी एटम की मिनिमम अप्रोच निकाल सकते हैं, रदरफोर्ड था, इसको अपन बोलते हैं मिनिमम अप्रोच और साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो अप्रोक्स 10⁻⁻15 मीटर रेंज का होता है, मींस 1 फर्मी के आसपास कहते हैं अपन इसको, ये 1 फर्मी सब एटम के लिए। ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। हाँ, अब देखिए अपन ये जो अपन ने रदरफोर्ड पढ़ाया, इस रदरफोर्ड में भी ड्रॉबैक निकले। क्या ड्रॉबैक निकला रदरफोर्ड के अंदर? रदरफोर्ड कह रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो हमेशा v रहने वाली है, बट डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, और वेलोसिटी में आता है अपने पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन वेरिएबल है, दैट मींस एक्सेलरेटरी मोशन हो रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा होगा तो वो एक्सेलरेटरी मोशन कर रहा होगा, और अगर एक्सेलरेटरी मोशन करता है तो वेलोसिटी चेंज होती है, तो एक्सेलरेशन के कारण फोर्स, और फोर्स के कारण वर्क डन, और वर्क डन के कारण होगा एनर्जी का लॉस। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी का लॉस करता जाएगा, और एनर्जी का लॉस करेगा तो इसकी रेडियस कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी, मतलब ये स्पाइरल पाथ में मूव करता जाएगा, और मूव करते 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 लास्ट में न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा, बट एटम तो स्टेबल होता है। तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक। दूसरी बात ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूअसली यहां पर अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करता जाएगा, तो सारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की हमको लाइंस मिलेंगी। इसका मतलब स्पेक्ट्रम जो भी होगा वो कंटिन्यूअस होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप इस इलेक्ट्रॉन के पास 100 जूल एनर्जी अवेलेबल है, ये जैसे ही मूव करता है 100 से इसकी एनर्जी 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93 होती जाएगी। इसका मतलब 1 जूल वाली भी वेव मिलेगी, 2 जूल वाली भी मिलेगी, 3 वाली भी मिलेगी, 4 वाली भी मिलेगी, सारी वेव्स मिलेगी। तो जैसे ही मैं स्पेक्ट्रम लूंगा तो 1 वाली भी मिलेगी, 2 वाली भी मिलेगी, 3 भी मिलेगी, 4 भी मिलेगी, 5 भी मिलेगी, 6, 7, 8, 9, 10 सारी लाइंस अवेलेबल होंगी। तो देखो स्पेक्ट्रम होना चाहिए कंटिन्यूअस, जबकि स्पेक्ट्रम जब हमने एग्जैक्टली लिया तो स्पेक्ट्रम मिला लीनियर। तो ये दो ड्रॉबैक्स हमारे पास क्रिएट हो गए। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटरी मोशन कर रहा है तो एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज करेगा, तो सर्कुलर पाथ की रेडियस कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी और लास्ट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा।
दूसरी बात, कंटिन्यूअसली एनर्जी को लूज कर रहा है, इसलिए स्पेक्ट्रम सारी वेव्स मिलेंगी तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस आना चाहिए, जबकि स्पेक्ट्रम हमारे पास कैसा आ रहा है, लीनियर। इन दो ड्रॉबैक्स को निकालने के लिए अपन पढ़ेंगे बोहर पोस्टुलेट। सो इन अ बोहर पोस्टुलेट, जैसी रदरफोर्ड ने ड्रॉबैक बताए, बोहर ने उन ड्रॉबैक को क्लियर करने की कोशिश करी कि क्या ड्रॉबैक कैसे अपन हटा सकते हैं। तो बोहर ने पोस्टुलेट क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, बट सर्कुलर पाथ में यदि मूव कर रहे होंगे तो हमेशा सेंटर की ओर एक फोर्स चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। अगर सेंटर की ओर जो फोर्स लगे वो नहीं लगेगा तो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकते। इस फोर्स को नाम दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रिक्वायरमेंट। यदि आप चाहते हो कि सर्कुलर पाथ में मूव करे तो इतना फोर्स सेंटर की ओर लाइए, कहीं से भी लाइए। तो बोहर ने उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और सेंटर की ओर जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी कौन कर रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। दैट मींस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है K Q1 Q2 upon R square, where Q1 is charge of nucleus, Q2 is electron का charge। यह वैल्यू लिखी, this is required centripetal force and the value K Q1 Q2 upon R square वैल्यू पुट कर दी तो फर्स्ट पोस्टुलेट आ गया mv square upon R is equal to K J square upon R square। this is Bohr first postulate। देखिए यहां पर क्या लिखा है इसमें, in an atom electron revolve around the nucleus in circular orbit, for revolution required centripetal force is provided by electrostatic attraction force between electron and nucleus। this is the first Bohr postulate। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो क्या कहीं भी कर जाएगा क्या, तो तुरंत सेकंड पोस्टुलेट उसने प्रोवाइड कर दिया, नहीं कहीं भी नहीं करेगा, केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का कंप्लीट मल्टीपल होगा। इन ऑर्बिट्स को हमने कह दिया स्टेबल ऑर्बिट्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स रेडियस में ही सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, रेडियस फिक्स होगी, सारी रेडियस में मूव नहीं करेगा। हमने उनको सबको ऑर्बिट्स को कह दिया स्टेबल ऑर्बिट्स। देखिए सेकंड पोस्टुलेट उसने प्रोवाइड कर दिया, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज ओनली दोज ऑर्बिट फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीट मल्टीपल ऑफ h/2π। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब है डिस्प्लेसमेंट r इनटू मोमेंटम, और मोमेंटम मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो हमने क्या दिया r और मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम इज mvr। सो द सेकंड पोस्टुलेट इज mvr is equal to nh/2π। दिस इज द सेकंड बोहर पोस्टुलेट। और इस सेकंड बोहर पोस्टुलेट बता रहा है फिक्स पाथ नहीं कर रहा है, तो फिक्स पाथ नहीं होगा, हमने कह दिया क्वांटम, इसलिए इस कंडीशन को क्वांटम कंडीशन ऑफ बोहर पोस्टुलेट भी कहते हैं। अभी कंप्लीट मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट मल्टीपल का मतलब यह हुआ कि उसका एंगुलर मोमेंटम या तो h/2π का 1 टाइम्स होना चाहिए, या 2 टाइम्स होना चाहिए, या 3 टाइम्स होना चाहिए, या 4 टाइम्स होना चाहिए। फ्रैक्शनल वैल्यू नॉट पॉसिबल, 1/2 नहीं हो सकती, 2/3 नहीं हो सकती। मींस n की वैल्यू 1 2 3 4 पॉसिबल है। जब n की वैल्यू 1 होगी दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट ऑर्बिट, जब n की वैल्यू 2 होगी दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड ऑर्बिट। तो n मींस नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो जैसे आपको क्वेश्चन में कहेगा वो कि ऑर्बिट, तो वो कई बार कहता है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर आप एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो दैट इज ग्राउंड स्टेट, दैट मींस n इज इक्वल टू 1। सो ग्राउंड स्टेट में एंगुलर मोमेंटम इज h/2π। इन अ सेकंड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, सेकंड ऑर्बिट है तो n इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, h/π मींस एंगुलर मोमेंटम इज h/π। ठीक है, ये है आपका पास n। अकॉर्डिंग टू द
अकॉर्डिंग टू थर्ड बोहर पोस्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन जब भी हम एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट के अंदर ट्रांसमिट करवाते हैं तो या तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है या फिर एनर्जी इमिट होती है। अब जैसे ही मैंने कहा मैं इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिट करा रहा हूं तो मुझे इन दोनों स्टेबल ऑर्बिट्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी बाहर से कहीं से मिलनी चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तो इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। यही थर्ड बोहर पोस्टुलेट है। थर्ड बोहर पोस्टुलेट में उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर एक स्टेबल एनर्जी लेवल से दूसरे स्टेबल एनर्जी लेवल पर जाता है तो उनके दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर की एनर्जी उसे चाहिए। तो ये E is equal to En2 minus En1। हो सकता है वो फर्स्ट से सेकंड में जा रहा हो, ये भी हो सकता है वो फर्स्ट से थर्ड में जा रहा हो, तो उसको इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बट ऐसा भी तो हो सकता है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा हो, मींस थर्ड से फर्स्ट स्टेट के अंदर आना हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों स्टेबल ऑर्बिट्स की एनर्जी के बराबर की एनर्जी इमिट होगी, निकलेगी। ये थे थ्री बोहर पोस्टुलेट्स। अब बोहर ने पोस्टुलेट्स तो दे दिए, अब इनका यूज क्या करना है अपने को, वो यूज भी अपन देखते हैं। अब देखते हैं अपन बोहर पोस्टुलेट्स के यूज। अब देखिए अपन पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ बोहर पोस्टुलेट्स। जो अभी पढ़ा अपन ने उसमें बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था बेटा, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। और सेकंड पोस्टुलेट क्या था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 हम इन दो पोस्टुलेट्स का यूज करके रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करके बताएंगे आपको। अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट एटम के अंदर क्या होगी, इसको कैलकुलेशन करने के दो मेथड अपन यूज कर सकते हैं। पहला मेथड, फर्स्ट या सेकंड पोस्टुलेट में से वेलोसिटी की स्पीड की वैल्यू निकालिए और इसमें अंदर पुट कर दीजिए। सिंपल मेथड अपन यूज करने वाले हैं। देखिए अगर मेरे पास फर्स्ट पोस्टुलेट में से v और सेकंड पोस्टुलेट का डिवीजन करके v किसी तरह से कैंसिल आउट कर पाया तो मैं आगे वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैंने सिंपल किया, फर्स्ट पोस्टुलेट में स्पीड का स्क्वायर था, सेकंड पोस्टुलेट में स्पीड थी, मतलब फर्स्ट पोस्टुलेट में सेकंड पोस्टुलेट के स्क्वायर का डिवीजन कर दे तो v एलिमिनेट हो जाएगा और हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन एटम निकालने के लिए फर्स्ट पोस्टुलेट में सेकंड पोस्टुलेट के स्क्वायर का डिवीजन कर दिया। फर्स्ट पोस्टुलेट था mv स्क्वायर अपॉन r, उसमें सेकंड पोस्टुलेट का स्क्वायर मींस m स्क्वायर v स्क्वायर और r स्क्वायर का डिवीजन कर दिया। ऐसे इधर फर्स्ट पोस्टुलेट kZe स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर में सेकंड पोस्टुलेट के स्क्वायर का डिवीजन कर दिया, m स्क्वायर h स्क्वायर 4 स्क्वायर। और ये यहां देखिए यहां m से m एलिमिनेट हो गया, एक v स्क्वायर से v स्क्वायर एलिमिनेट हो गया और 1 अपॉन r की टर्म में वैल्यू हो गई। इसको इन्वर्स कर लिया, r की वैल्यू है h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर k स्क्वायर m इनटू l स्क्वायर अपॉन z। अब यहां पर h कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट वैल्यू याद है, 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू याद है, k कांस्टेंट वैल्यू 9 इनटू 10 टू पावर 9, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इनटू 10 टू पावर -19, m इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इनटू 10 टू पावर -31। वैल्यू पुट कर दी तो रेडियस की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.529 इनटू 10 टू पावर -10 n स्क्वायर अपॉन z। अब यहां पर ये 10 की पावर -10 है, बट ये जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है इन मीटर। तो हम चाहते हैं कि नहीं एंगस्ट्रॉम में लिखें, तो ये 10 की पावर -10 मैंने एलिमिनेट कर दी तो r की वैल्यू आ गई 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। थोड़ा गौर कीजिएगा बात पर, रेडियस की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कौन से ऑर्बिट की रेडियस निकालना चाहते हैं, मींस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सेकंड वन इज हम कौन से एटम की निकालना चाहते हैं, z एटम को बताता है। अगर हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यदि हीलियम है तो z की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यदि लिथियम है तो z की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो हमें कौन से ऑर्बिट, किस एटम के कौन से ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, ये डिपेंडेंस आ गई। ये फॉर्मूला है रेडियस का। हाँ अब देखिए इसका मतलब ये हो गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन z।
जेड ज्यादातर हमारे पास हाइड्रोजन के लिए लेते हैं, तो हाइड्रोजन की अगर मैंने बात करी यहां पर, तो हाइड्रोजन के लिए H की वैल्यू हमेशा आएगी है हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1। तो मैं यहां पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो गया, मींस R1 रेशो R2 रेशो R3 रेशो एंड सो ऑन इज इक्वल टू होना चाहिए 1:2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, मींस 1:4:9 एंड सो ऑन। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस यदि 1 सेंटीमीटर मान ली जाए तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस उसकी 4 होनी चाहिए, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस 9 होनी चाहिए, ये बताता है ऑर्बिट। बट फॉर्मूला आपको ये याद रखना है बेटा। नाउ अब अपन सेकंड यूज देख रहे हैं। सेकंड यूज क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ एटम। अब इसके लिए निकालना है तो मुझे v चाहिए, या v स्क्वायर की टर्म में फर्स्ट पोस्टुलेट में, सेकंड पोस्टुलेट में, v1 पावर में। तो क्यों ना फर्स्ट पोस्टुलेट में सेकंड पोस्टुलेट का डिवीजन करें तो ऑटोमेटिकली v की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए मैंने ऐसे किया, फर्स्ट पोस्टुलेट में सेकंड पोस्टुलेट का डिवीजन किया, mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mvr, फिर kZe स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन nh अपॉन 2 पाई, और ये मैंने लिख दिया यहां पर इसकी वैल्यू। देखिए r स्क्वायर, r और r स्क्वायर से r स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, m से m एलिमिनेट हो गया, एक v से एक v एलिमिनेट हो गया, और मुझे v की वैल्यू मिली। यहां पर k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, h कांस्टेंट। k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, h की वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। जैसी वैल्यू मैंने पुट करी आपके पास स्पीड की वैल्यू निकल कर आ गई 2.17 × 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट के अंदर जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की वो किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर 1 एटम कौन सा है, नंबर 2 कौन से ऑर्बिट में स्पीड जानना चाहते हैं, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड सबसे ज्यादा होगी, सेकंड ऑर्बिट करते ही m नीचे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी, थर्ड ऑर्बिट में और कम होगी, फोर्थ ऑर्बिट में और कम होगी। ये देखिए नाउ थर्ड यूज इज क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, मींस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड। तो मैंने कहा मेरे पास ये स्मॉल r है, रेडियस है, तो इसको यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस पता लगा लेता हूं जो कहलाती है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब 2πr। तो मैंने तुरंत यूज कर लिया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो द टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने यहां पर डिस्टेंस है 2πr, ये लिख दिया 2πr, और स्पीड है v, इसमें 2π ये रहा, और रेडियस ऑर्बिट की अभी अभी निकाल के चुके हैं 0.529 × 10⁻⁻10 n स्क्वायर अपॉन जेड इन मीटर, और यहां पर स्पीड हमने निकाली 2.6 × 10⁻6 जेड अपॉन n मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही सॉल्व किया आंसर दिया गया 1.54 × 10⁻16 n³ अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड में, मींस टाइम पीरियड यहां पर n³ अपॉन जेड स्क्वायर हो गया। अब निकाल रहे हैं नंबर 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी मींस क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब रिपीट करना, मतलब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में एक सेकंड में कितनी बार चक्कर लगा लेता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू टाइम पीरियड के इनवर्स के इक्वल होती है। तो मैंने यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू f जो अभी टाइम पीरियड निकाला उसके इनवर्स के इक्वल कर दिया। टाइम पीरियड की वैल्यू थी 1.54 × 10⁻16 n³ अपॉन जेड स्क्वायर। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 0.65 × 10⁻16 जेड स्क्वायर अपॉन n³, मींस फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन n³। नाउ फिफ्थ वन इज
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है, और अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। तो मैंने देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट को थोड़ा सा किया। हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट था mv² अपॉन r इज इक्वल टू kZe² अपॉन r²। इस एक r से इस एक r को एलिमिनेट कर दिया तो वैल्यू बची mv² बराबर kZe² अपॉन r। तो फर्स्ट पोस्टुलेट चाहे तो ऐसे लिखे चाहे तो ऐसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये यूज किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब हाफ mv² में ये रहा हाफ, और इस mv² को वो और फर्स्ट पोस्टुलेट से मैं लिख सकता हूं kZe² अपॉन r। मैंने यहां से उठाकर ये वैल्यू लिख दी kZe² अपॉन r। तो काइनेटिक एनर्जी इज kZe² अपॉन 2r। ठीक है, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस के Q1 Q2 अपॉन r। के Q1 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज Ze, E यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो फॉर्मूला हो गया माइनस के Ze² अपॉन r। ये पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो मैंने कहा टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां से उठा ली kZe² अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी यहां से उठा ली माइनस kZe² अपॉन r, कॉमन ले लिया तो टोटल एनर्जी हो गई माइनस kZe² अपॉन 2r। अब थोड़ा यहां पर गौर कीजिएगा, इन तीनों फॉर्मूलों पर गौर करें। जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है kZe² अपॉन 2r, काइनेटिक एनर्जी का भी वही आ रहा है, बस काइनेटिक एनर्जी में माइनस नहीं आ रहा। तो अगर मैं किसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी के आगे माइनस लगा दूं तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो मैंने कहा देखो टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी पे ध्यान दो, अगर यहां पर 2 आ जाए तो यहां 2 आते ही टोटल एनर्जी के इक्वल हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी में 2 का डिवीजन कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी में 2 का डिवीजन कर देंगे तो वो भी टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया। रेगुलरली बोर्ड पर क्वेश्चन निकालते हैं इसमें से, वो आपको काइनेटिक एनर्जी दे देंगे। लेट अस कंसीडर अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज x, देन फाइंड द टोटल एनर्जी। देन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड है x, उसके आगे माइनस लगा दो, देन टोटल एनर्जी इज माइनस x। दिस इज द मेथड। The value of total energy of electron in orbit in electron volt कैलकुलेट करनी है अपने को। देखिए क्या किया, ये टोटल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला निकाल चुके थे नेगेटिव kZe² अपॉन 2r। अब यहां पर r यानी रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू पुट कर देता हूं 0.529 into 10⁻⁻10 n² अपॉन z इन मीटर, और ये वैल्यू मैंने यहां r की वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए टोटल एनर्जी हमारे पास ये आ गई इन जूल, लेकिन मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपन E का यानी एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डिवीजन करते हैं। मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डिवीजन कर दिया, तो ये वैल्यू टोटल एनर्जी क्या आ गई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने कैलकुलेट किया, K की वैल्यू लिखी 9 × 10⁻⁹, E की वैल्यू चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, R की वैल्यू पुट करी हुई है अपने पास, और वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करी हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी इज -13.6 अपॉन n² into z²। बट फॉर हाइड्रोजन एटम z is equal to 1, so put z is equal to 1 for hydrogen atom, so total energy is -13.6 upon n² in electron volt। आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि हमें हाइड्रोजन एटम के लिए ज्यादा पता है। अब हाइड्रोजन एटम में भी मुझे फर्स्ट ऑर्बिट में चाहिए कि सेकंड ऑर्बिट में चाहिए कि थर्ड ऑर्बिट में चाहिए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट को प्रोवाइड करेगा। तो मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया, जैसे इन फर्स्ट ऑर्बिट किया तो n is equal to 1, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन अ सेकंड ऑर्बिट n is equal to 2, मैंने पुट कर दिया, आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इन थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, आंसर है क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आप जितना चाहे निकाल सकते हैं। यहां नेगेटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा, यहां नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है। अब देखिए हमको निकालनी है आयनाइजेशन एनर्जी। अभी अपन निकाल के चुके हैं एक एटम की हर ऑर्बिट के अंदर एनर्जी कितनी कितनी है। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, मींस ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन के लिए अभी अभी निकाली। ये सेकंड स्टेबल स्टेट है, यह एनर्जी थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थर्ड एनर्जी लेवल है, यह एनर्जी थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम चाहते हैं कि हमारा एक एटम है, यहां मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो न्यूक्लियस से बाउंडेड है। हमको कैसे पता चला बाउंडेड है? इसने कहा टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये न्यूक्लियस से बाउंडेड है, बंधा हुआ है। नेगेटिव साइन, अगर आप चाहते हो कि ये न्यूक्लियस के बाउंडेशन से फ्री हो जाए, मींस बाहर निकल जाए, तो मैं क्या करूं, इस इलेक्ट्रॉन को +13.6 एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, तो इसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, मतलब ये न्यूक्लियस के बाउंडेशन से फ्री हो जाएगा। दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, मींस द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेबल स्टेट या ऑर्बिट। किसी भी स्टेबल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल एटम से बाहर निकालने के लिए मुझे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इनडायरेक्टली एक बात को समझिए, जिस भी ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं उस ऑर्बिट में जो एनर्जी टोटल है नेगेटिव में, उसी की पॉजिटिव वैल्यू आप प्रोवाइड कर दो। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसे +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी और वो एटम से बाहर निकल जाएगा। तो ये +13.6 ही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करूं बेटा, तो हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूंगा तो ये उससे एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो सेकंड ऑर्बिट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए उसको क्या किया मैंने, बोहर का थर्ड पोस्टुलेट यूज किया मैंने। थर्ड पोस्टुलेट कहता है इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट से इनफाइनाइट पर ले जाना है। इसका मतलब n1 की वैल्यू तो वो ऑर्बिट है जहां से ले जाना है, और n2 इनफाइनाइट है। तो मैंने देखिए थर्ड का यूज किया, En2 - En1। ये n2 वाले ऑर्बिट की एनर्जी रहती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर एनर्जी, और En इनफाइनाइट पर टोटल एनर्जी 0 होती है। ये टोटल एनर्जी 0 माइनस, और nth ऑर्बिट में एनर्जी, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं Z1 रख के, -13.6 अपॉन n²। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आयनाइजेशन का एक फॉर्मूला बन गया आयनाइजेशन एनर्जी का। तो अगर फर्स्ट लेवल की बात करूंगा तो n = 1 पुट कर दूंगा, तो यहां 1 का स्क्वायर, ये देखिए एग्जांपल दिखा रखा है। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने यहां किया E = +13.6 अपॉन n², n की वैल्यू 1 पुट करी, या 13.6। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी थी -13.6, उसकी देखिए पॉजिटिव वैल्यू ही आयनाइजेशन एनर्जी है, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए अपन पढ़ना चाह रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी। अभी जो अपन ने पढ़ी थी वो क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से यानी एटम से बाहर निकालना है। अब की बार बाहर नहीं निकाल रहे, अब की बार इलेक्ट्रॉन को जिस एनर्जी लेवल में वो अवेलेबल है उस एनर्जी लेवल से उसके हायर एनर्जी लेवल में लेना है। हायर कोई से भी एनर्जी लेवल में ले जा सकते हो आप। फॉर एग्जांपल मेरे पास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में था, हो सकता है मैं इसको फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड में ले जाऊं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल से हायर सेकेंडरी एनर्जी लेवल में ले जाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, वही कहलाएगी एक्साइटेशन एनर्जी। हो सकता है मैं फर्स्ट से थर्ड में ले जाना चाहता हूं,
ये भी एक्साइटेशन एनर्जी है। तो एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मुझे कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट से यदि सेकंड में ले जा रहा हूं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी दे दोगे तो ये फर्स्ट से सेकंड में जंप कर जाएगा। और यदि मुझे फर्स्ट से थर्ड में जंप कराना है तो फर्स्ट और थर्ड के गैप के बराबर की एनर्जी दे दोगे तो ये फर्स्ट से थर्ड में पहुंच जाएगा। इसका मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर स्टेबल एनर्जी लेवल में ट्रांजिस्ट कराने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होती है उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। ध्यान दीजिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांजिस्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्टेबल एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, हायर से लोअर में नहीं लाना, लोअर टू हायर लेकर जाना है। तो हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। तो हमने तुरंत थर्ड बोर पोस्टुलेट किया क्योंकि बोर पोस्टुलेट कहता है अगर मुझे एक स्टेबल एनर्जी लेवल से दूसरे स्टेबल एनर्जी लेवल में जाना है तो दोनों के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी या तो मुझे एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी या वो इमिट करेगा। तो चूंकि मैं लोअर से हायर में जा रहा हूं तो मुझे बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए मैंने उसका यहां पर यूज कर लिया, मींस इलेक्ट्रॉन को मुझे कहां पहुंचाना है, n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट के अंदर मुझे ट्रांजिस्ट करना है। तो मैंने यहां पर लिख दिया E इज इक्वल टू En2 माइनस En1। इसकी किसी भी लेवल में एनर्जी का अभी फॉर्मूला निकाल के चुके हैं, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो n2 लेवल में n2 स्क्वायर और n1 लेवल में n1 स्क्वायर। मैंने वैल्यू पुट करी, ये आ गया आपके पास। ये आपने मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट लेकर जाना है। तो n1 की वैल्यू है फर्स्ट, कहां ले जाना है, n2 इज थर्ड, और फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 13.6 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो n1 और n2 की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं। देखिए अब देखिए मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी 13.6 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, मींस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 9, ये 13.6 8/9। तो E इज इक्वल टू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एक्साइटेशन एनर्जी। अब एक मेथड और भी है, हम इसको डायरेक्टली भी कैसे कर सकते हैं, जो ऑर्बिट है हमको ऑर्बिट्स की एनर्जी अवेलेबल याद है पहले, जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट के अंदर मेरे पास एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों ना सीधा मैं दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ही निकाल लूं, मैंने वो यहां पर कर लिया। देखिए E इज इक्वल टू En2 माइनस En1। ये कहां से ले जाना है, फर्स्ट से लेकर जाना है और थर्ड में लेकर जाना है। तो मैंने यहां फर्स्ट से थर्ड में लिया, थर्ड की एनर्जी पता है -1.51, फर्स्ट की एनर्जी पता है -13.6, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 13.6 माइनस 1.51, द आंसर इज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम एक्साइटेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ये थे बोहर पोस्टुलेट के यूजेस। अब अपन थोड़ा सा काम उल्टा भी करके देखते हैं। सर आपने कहा लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल पर ले आओ, मैं कहा नहीं, मैं तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में लाऊंगा। तो हमने कहा इसके लिए हम करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखना चाह रहे हैं कैसा होगा, तो मैंने क्या काम किया, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स बना दिए। हाइड्रोजन का फर्स्ट एनर्जी लेवल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सेकंड एनर्जी लेवल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, थर्ड -1.51 का, 0.85 का, -0.54 का, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। देखिए जैसे जैसे ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ती है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इनके बीच का एनर्जी गैप कम होता जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर लाना है, सेकेंड एनर्जी लेवल में लाना है, थर्ड एनर्जी लेवल में लाना है। इसका मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में लाना है। तो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले क्या काम करके देखा कि मैं हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में लेकर आऊंगा। तो हो सकता है मैं सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में ट्रांजिस्ट करूं इलेक्ट्रॉन को। तो इन दोनों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी लेवल यानी इतनी एनर्जी की
एक वेव क्रिएट होगी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं नहीं, मैं थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में ट्रांजिस्ट कर रहा हूं, तो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर की होगी, यानी 12.09 की होगी इसमें। नहीं, मैं तो फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट में लेकर आ रहा हूं, तो इनके एनर्जी लेवल, इसका मतलब जितने हायर एनर्जी लेवल से इस लेवल के अंदर लेकर आएंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर, उतनी ज्यादा एनर्जी की वेव क्रिएट होगी। एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो वेवलेंथ कम होगी। तो हमने कहा यदि हम हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर लेकर आते हैं तो लाइंस की एक सीरीज मिलती है। दिस सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। इसका मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक लाइमन सीरीज मिलेगी। हो सकता है हम हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को सेकेंड एनर्जी लेवल में ला रहे हो, थर्ड टू सेकेंड, फोर्थ टू सेकेंड, फिफ्थ टू सेकेंड, सिक्स टू सेकेंड, इनफाइनाइट टू सेकेंड, देन अगेन लाइंस की एक सीरीज मिलने वाली है। दिस सीरीज इज कॉल्ड बार्नर सीरीज। हो सकता है मैं हायर एनर्जी लेवल से थर्ड में ला रहा हूं तो कहलाएगी पास्चन सीरीज, हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ में ला रहा हूं कहलाएगी ब्रैकेट सीरीज, हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ में ला रहा हूं कहलाएगी फुंड सीरीज, हायर एनर्जी लेवल से सिक्स्थ में लाऊंगा कहलाएगी हम्फ्री सीरीज। इसका मतलब हमको सीरीज, तो सीरीज का नाम इंडिकेट करता है हम कौन से एनर्जी लेवल में लेकर आ रहे हैं, यानी N1 की वैल्यू डिसाइड करता है। अब हमने इन लाइंस का भी नाम देना चालू कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन जस्ट अगले ऑर्बिट से ट्रांजिस्ट होकर आया है तो हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन। जैसे इसको देखिए, ये जो फर्स्ट लाइन है जिसमें सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिस्ट किया है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइमन लाइन। थर्ड से फर्स्ट में किया है, दैट इज कॉल्ड सेकंड लाइमन लाइन। फोर्थ से किया है, दैट इज थर्ड लाइमन लाइन। तो जब भी आपको पेपर में जो नंबर देगा उसमें N1 की वैल्यू में उस लाइन का नंबर ऐड करके N2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं थर्ड लाइमन लाइन की बात कीजिए। लाइमन शब्द आते ही सर फर्स्ट ऑर्बिट में लेकर आना है। थर्ड लाइन का मतलब 1+3 यानी फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में लाना है, तो थर्ड लाइमन लाइन आएगी। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सर फ्रीक्वेंसी निकाल के बता दो आप तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने यहां पर काम क्या किया, वो और थर्ड पोस्टुलेट काम में लिया। थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि कितनी एनर्जी क्रिएट होगी जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, कि दोनों लेवल के डिफरेंस के इक्वल। मैंने यूज किया N2 माइनस N1, वैल्यू पुट कर ली, क्या है ये है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एनर्जी आ रहा है, उसको फोटोन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू h न्यू, मैं लिख दिया h न्यू। ये आ गई है जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए E से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 13.6 E अपॉन h, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये n1 की वैल्यू सीरीज का नाम बताएगी और n2 की वैल्यू कौन सी लाइन पढ़नी है आपको वो बताएगी। तो मैंने यहाँ पर 13.6 E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19, h की वैल्यू 6.62 into 10 to the power minus 34 पुट करी तो फ्रीक्वेंसी आ गई न्यू इज इक्वल टू 3.29 into 10 to the power 15, 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी सीरीज की किसी भी लाइन की फ्रीक्वेंसी जो वेव क्रिएट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए मेरे को यहां पर फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली, मैं चाहता हूं नहीं, मैं तो लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं इस फ्रीक्वेंसी को न्यू को c अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं। यहां पर इस पे c का डिवीजन किया, c मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मेरे पास 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आ गई। 1 अपॉन लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर एंड लैम्डा इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो हम हमेशा वेव लेंथ वेव नंबर से निकालते हैं, 1 अपॉन लैम्डा से ही निकालेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इस पूरे कांस्टेंट को हमने कह दिया रेडबर्ग कांस्टेंट R। सो वेव नंबर को न्यू के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड न्यू बार इज इक्वल टू वेव नंबर। वेव नंबर मींस 1 अपॉन लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये R है रिडबर्ग कांस्टेंट। एक साथ बोर्ड में क्वेश्चन आया, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट।
तो मैंने रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इसके डिवीजन करके देखी, r की वैल्यू 13.6 E/hc या 1.09 × 10⁻7 लिख सकते हैं। लेकिन हमें न्यूमेरिकल में हर जगह जरूरत पड़ने वाली है 1/r की, तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए डिफरेंट सीरीज के लिए अपन यह वैल्यू कर रहे हैं, जैसे ये लाइमन सीरीज के लिए अपन ने n1 = 1 किया था, तो देखिए लाइमन सीरीज का नाम ही n1 की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ n1 = 1 है, यहाँ लिखिए 1² - n2, इससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर बार्मर सीरीज है तो n1 हमेशा 2 रखेंगे, पार्शियल सीरीज है n1 3 रखेंगे, मींस थर्ड वाले ऑर्बिट में लेकर आना है। ब्रैकेट सीरीज है n1 की वैल्यू 4 रखेंगे, मतलब हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल के अंदर लेकर आना है। या फुल सीरीज के अंदर n1 की वैल्यू 5 रखेंगे, मतलब हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में लेके आना है। अब अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इनसे वैल्यूज निकाली, आप सर ऐसा करें मैं सबसे कम वेवलेंथ की निकाली है, तो बेटा जब भी किसी भी सीरीज में सबसे कम यानी मिनिमम वेवलेंथ निकालनी हो तो आप इनफाइनाइट से लाएंगे, आप इनफाइनाइट से लाएंगे। इसका मतलब n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो आपको लैम्डा मिनिमम मिल जाएगा। आपको लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो जिस भी सीरीज की बात करें उसके जस्ट नेक्स्ट वाले ऑर्बिट से लाइए। फॉर एग्जांपल मैं कहने मुझे पार्शियल सीरीज के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन के लिए n1 की वैल्यू 3 है, तो जस्ट अगला ऑर्बिट यानी n2 की वैल्यू 4 होगी, 4 से थर्ड में लाओगे तो लैम्डा मैक्सिमम मिल जाएगी। ये आपके पास सीरीज है। इन पूरी सीरीज पर गौर कीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछते कई बार ये सीरीज किस रेंज में पाई जाती है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाई जाती है। केवल बार्मर सीरीज एक ऐसी है जो विजिबल रीजन में पाई जाती है और बाकी तीनों सीरीज इंफ्रारेड के अंदर आएगी। ये था आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखते हैं बोहर पोस्टुलेट्स के ड्रॉबैक्स क्या क्या है। बोहर ने अपनी तरफ से सारे किया एटम के स्ट्रक्चर बताने के लिए, पर उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, दीज आर कॉल्ड लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है देखिए, पहला ये जो बोहर की थ्योरी है वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम पर ही काम कर सकता है। हाइड्रोजन में एक ही एटम है, लगा दीजिए, लेकिन हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम इसके अंदर हीलियम में से लास्ट के ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, मींस आयनिक हीलियम लीजिए, तो आप एप्लीकेबल कर सकते हो। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो लिथियम डबल आयन रहेगा, इन पर वर्क करेगा डबल आयनाइजेशन पर। दूसरा है द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन सर्कुलर। ऐसा क्यों हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, किसी और पाथ में भी मूव कर सकते थे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन बोहर नहीं दे पाया। नंबर 3 कंडीशन, हमने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ी, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो फिक्स एनर्जी क्रिएट करता है, तो फिक्स फ्रीक्वेंसी की वेव क्रिएट होनी चाहिए, तो स्पेक्ट्रम लाइन आनी चाहिए। बिल्कुल लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, लेकिन इस लाइन के अंदर भी ये लाइंस कई छोटी छोटी लाइन से बनी हुई थी, तो ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लास्ट क्वांटम कंडीशन, बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मिलेंगे जिनमें इनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का कंप्लीट मल्टीपल होगा, पर ऐसा क्यों होगा इसके बारे में बोहर ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। नाउ एक्सप्लेन बोहर क्वांटम कंडीशन विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने क्या कहा था, हर मूवेबल पार्टिकल से एक वेव रिलेट करती है और वेव का काम होता है एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करना। अब अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और पार्टिकल इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो एक मूवेबल पार्टिकल से हमेशा एक वेव कनेक्टेड होगी और वेव कनेक्टेड होगी तो ये यहां से एक वेव क्रिएट होगी जो एनर्जी का लॉस करेगी, तो ये सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ न्यूक्लियस में आना चाहिए, पर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो वेव होगी ये रिजेक्टेड रूप से किसी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब जितनी एनर्जी एक वेव लेकर जाए उतनी एनर्जी कोई वेव लेकर वापस आ जाए, मींस स्टेशनरी वेव्स बन जाए। अब स्टेशनरी वेव कैसे होगी वो देखिए, मान लीजिए यहां से एक वेव क्रिएट हुई, ये देखिए उसका ये 1 वाइब्रेशन हुई,
ये उसका सेकेंड वाइब्रेशन हो गया, एनर्जी लेकर जा रही है वेव, ये उसका थर्ड वाइब्रेशन हो गया और ये उसका फोर्थ वाइब्रेशन हो गया। जितनी एनर्जी ये वेव लेकर जा रही थी, एक दूसरी वेव इतनी एनर्जी लेकर वापस आ जाए, ये वापस आ गई। जितनी एनर्जी लेकर गई थी उतनी वापस आ गई, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में रिजल्टेंट रूप से कोई इफेक्ट नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में बना रहेगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब जितनी ये यहां से एक ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस है, इसकी वैल्यू इस वेव की वेवलेंथ की कंप्लीट मल्टीपल हो। तो मैंने लिख दिया 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा का कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए। यहां 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन, 4 वाइब्रेशन होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हमने कहा लैम्डा की वैल्यू h अपॉन p होती है, यानी h अपॉन mv। तो 2 पाई r इज इक्वल टू n h अपॉन mv, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इधर mvr इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। दिस इज अ डी ब्रोगली क्वांटम कंडीशन। ये था आपका चैप्टर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।